अस्सलाम वालेकुम। पीपीसी का ये दूसरा लेक्चर है। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं विद इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का पूरा चैप्टर हमारे पास है। जब हम उसको पढ़ेंगे, मैक्रो के अंदर ये चैप्टर है, मगर क्योंकि पीपीसी पर हमने इसको शो करना है तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी से इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हो। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ राइज इन रियल जीडीपी or a rise in output levels. So economic growth can be of two types. एक economic growth is because of a rise in aggregate demand और दूसरा economic growth is because of a rise in productive potential in the economy. और ये फिर हम इसको कहेंगे बाद में थ्रू राइज इन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की टर्म तो फिर हम मैक्रो में ही देखेंगे, अभी तो नहीं, मगर उसका पीपीसी पे क्या इम्पैक्ट है उसको देखते हैं। सो अभी के लिए आई विल बी फोकसिंग ऑन दिस। सो इंक्रीज इन प्रोडक्टिव पोटेंशियल, तो नोट कीजिएगा कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिव पोटेंशियल टेक्स प्लेस if there is either a rise in quantity of resources that a country has or if there is an improvement in quality of the factors of production. अब्दुल मुइज कोई एक रीजन बता दें why labor its quantity may increase in an economy. सर क्वेश्चन रिपीट कर दिए। लेबर की क्वांटिटी क्यों इंक्रीज कर सकती है इकोनॉमी में? सर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है जी, ओवर लॉन्गर टर्म इट इज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दूसरा, इट कैन बी अ राइज इन इमिग्रेशन। अफगानिस्तान से अगर पाकिस्तान में लोग आ जाएं तो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। या इफ विमेन डिसाइड टू वर्क या पार्टिसिपेट इन द लेबर फोर्स, तो पहले काम नहीं कर रही थी, अब वो काम करने को तैयार हों। हमजा, क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकती हैं? उसमें लेबर की क्वालिटी सिर्फ बता दें, लेबर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है? सर अगर लेबर स्किल्ड होगी। नहीं तो आपने उसको इंप्रूव करना है ना, मजीद स्किल तो है, आपने मजीद इंप्रूव करना है, तो क्या करें? सर उनकी सैलरीज बढ़ा दें। अरे नहीं यार, सैलरी भी ठीक है, मोटिवेटेड वर्कफोर्स, सो इंप्रूव देयर मोटिवेशन, वर्किंग कंडीशन। स्किल पर ही आ जाए ना, स्किल को इंप्रूव कैसे करते हैं? सर उनको ट्रेनिंग देके। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जी। सो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो अब देखें इन दोनों को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे पीपीसी के ऊपर। सो लेट्स से दिस इज अ पीपीसी, पीपीसी 1। यहाँ पर कुछ ले लेते हैं कंज्यूमर गुड्स और यहाँ पर ले लेते हैं कैपिटल गुड्स। तो अगर आप पहली एग्जांपल दे रहे थे इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप कहेंगे वी विल हैव मोर रिसोर्सेज। एज वी हैव मोर रिसोर्सेज we will be able to we will have more resources, we will be able to produce more goods and services. So PPC will now cover a larger area, PPC will shift outwards. So hence अगर quantity ज़्यादा हो जाए तो PPC will shift outwards and the new PPC will be PPC2. तो सिमिलरली अगर क्वालिटी को आप ले रहे थे, आप कहते हैं क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ले लिया। अच्छा, जो भी एक पॉइंट लेना है ना उसको एक्सप्लेन करना है आपने, 4 पॉइंट्स नहीं लिखने, एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। सो अगर आपने कहा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होगी तो वर्कर्स फास्टर काम करेंगे, लेस वेस्ट होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स विल इंक्रीज। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी विथ सेम नंबर ऑफ वर्कर्स you will be able to produce more goods and services. Hence PPC will now cover a larger area, PPC will shift outwards. तो hence आप देखें कि PPC shift कर सकता है by if there is a rise in quantity or a deterioration or an improvement in quality of factors of production. अच्छा, उसी तरह से अगर क्वांटिटी डिक्रीज कर जाए
ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या उनकी क्वालिटी खराब हो जाए ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसका इम्पैक्ट होगा कि पीपीसी विल नाउ शिफ्ट इनवर्ड्स, सेंस नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ में ऑल्सो बी पॉसिबल। मानूर, कैपिटल में वाई, या कैपिटल और लैंड दोनों में से किसी पे बता दें, वाई क्वांटिटी में डिक्रीज, क्वांटिटी जल्दी जल्दी कीजिएगा। मानूर माइक तो ऑन कर लें। जी सर। Why quantity of factors of production, let's say land over time may decrease? land में क्या क्या चीज शामिल है? सर जो रिसोर्सेज लैंड से मिलते हैं वो, और लैंड को। जी तो ठीक है, अब जो रिसोर्सेज लैंड से मिलते हैं वो मुझे आप समझा दें। जैसे ओवर टाइम जो मिनरल्स वगैरह हैं वो कम हो सकते हैं। दोबारा बताएं, ओवर टाइम क्या हो सकता है? जो मिनरल्स हैं या सो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक हो गया। सेंस लैंड में आप कह रही हैं दैट देयर कैन बी डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब डिप्लीशन होंगी रिसोर्सेज की, जिस तरह पाकिस्तान में गैस हमने बहुत यूज की तो हमारी सीएनजी कम हो गई, तो यू विल नाउ बी एबल टू प्रोड्यूस लेस गुड्स एंड सर्विसेज, पीपीसी विल कवर अ स्मॉलर एरिया, वो इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया मानो। और कोई रीजन? कैपिटल में क्या रीजन है? डी सर नहीं पता। हमने कैपिटल में कहा था क्वांटिटी जो है दैट इज अफेक्टेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट। अगर पॉजिटिव नेट इन्वेस्टमेंट है तो क्वांटिटी राइज करेगी कैपिटल की, और अगर नेगेटिव नेट इन्वेस्टमेंट है तो हमने कहा था क्वांटिटी ऑफ कैपिटल विल फॉल, पीपीसी विल शिफ्ट इनवर्ड्स। क्वालिटी ऑफ कैपिटल को फिर मानूर कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? या सॉरी, क्वालिटी ऑफ कैपिटल क्यों खराब हो सकती है? जी मेहर, डेप्रिसिएशन से। ओल्डर मशीन्स होंगी, अगर मानूर हमने उनको रिप्लेस नहीं किया तो ओल्डर मशीन्स विल गेट डेप्रिशिएटेड, उनकी एफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। एफिशिएंसी कम होगी तो इम्पैक्ट ये होगा कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती चली जाएगी। सिमिलरली लैंड में अगर मिनरल्स शॉर्ट हो जाएं, ये एग्रीकल्चर के लिए अगर जो उसके नेचुरल मिनरल्स होते हैं जिससे क्रॉप ग्रो करती है, अगर वो शॉर्ट हो जाएं तो क्या होगा? एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। एक पास्ट पेपर क्वेश्चन आया हुआ है, उसका आपने मुझे सिर्फ समरी सी देनी है। वो ये है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ resulting from a rise in demand for goods and services and because of training and education। ये एग्जैक्ट वर्डिंग तो नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से वर्डिंग बना ली, ठीक है? आपने मुझे इसको डिस्टिंग्विश करके देना। मीरब, इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम अ राइज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इसको पीपीसी पे कैसे शो करेंगे? सर अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है जी, असली तौर पर एग्रीगेट डिमांड कहना चाहिए, मगर चलो अभी के लिए डिमांड। सर तो पॉइंट आउटपुट शिफ्ट करेगा। समझा दें मुझे क्या मतलब है। दिस इज अ पीपीसी, तो क्या होगा? सर आउटपुट शिफ्ट होगा। पीपीसी पीपीसी शिफ्ट करता है अगर क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो। तो डिमांड से ना क्वांटिटी में चेंज आया ना क्वालिटी में चेंज आया, तो शिफ्ट नहीं होगा। जी मीरब, फिर क्या होगा? हमजा क्या होगा?
अगर डिमांड राइज करती है, मानूर क्या होगा अगर डिमांड राइज करती है? जी हमजा आप बता सर रहे हैं। सेम रहेगा। Oh, there is something, some change that will take place. जी हमजा क्या होगा? सर लिटिल बिट चेंज होगा सर। क्या चेंज हो जाएगा? चेंज होगा सर, इंक्रीज होगा। नहीं, इंक्रीज तो हमने कहा नहीं होगा, क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो चेंज नहीं हुए। महर क्या होगा? पीपीसी पे कैसे शो करूं? राइज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। We were inside PPC and then we moved closer to the PPC. This is how we will show economic growth due to a rise in demand for goods and services. Hamza, a rise in demand will be shown as we were inside PPC and now we moved closer to PPC. PPC shift नहीं करेगा, but this is how we will show it on PPC. अच्छा, अब दूसरा तो आसान है, मानूर नहीं, मीरा आप बताएं, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से कैसे शो करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ? सर पीपीसी आउटपुट शिफ्ट करेगी। अब पीपीसी आउटपुट शिफ्ट करेगी। अब ठीक, वो पहली एक्सप्लेनेशन जो हमने, दूसरी एक्सप्लेनेशन सॉरी, जो क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाली है वो हमने दे दी, तो इससे पीपीसी विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। सहन साहब देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ दो तरह से आ सकती है, राइज इन डिमांड, पहले वाला सिनेरियो, सो पॉइंट इनसाइड विल स्टार्ट मूविंग क्लोजर टू पीपीसी, और दूसरा राइज इन प्रोडक्टिव पोटेंशियल, दैट इज अ शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी की जो शिफ्ट्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से पैरेलल शिफ्ट ही आए, ये पॉसिबल है कि कोई पिवटल शिफ्ट भी आ सकती है। मिसाल के तौर पर एक काफ़ी पुराने पास पेपर में उसने इस तरह का क्वेश्चन दिया कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज डिप्लीशन ऑफ, नहीं ये वाला मैं नहीं लेता, चलो ये मैं नहीं लेता, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, उसको उन्होंने कहा पीपीसी पे बताएं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो हमजा, अगर उसने इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो पहले तो आप मुझे बताएं कि पीपीसी के लेबल्स आप क्या करना चाहेंगे? जी हमजा। हमजा, उसने कहा है देयर इज अ राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, उसका पीपीसी पे इम्पैक्ट क्या आएगा? तो पहले तो वी हैव टू थिंक कि हमने पीपीसी के लेबल्स क्या करने हैं। स्मार्टली सोचना है। हमजा वो कह रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एक साइड पे क्या लूं? तो दूसरी साइड पे इंडस्ट्रियल होगा, तो एक साइड पे एग्रीकल्चर ले लें गुड्स और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल ले लें, ठीक है। अब ये आपका पीपीसी आ गया। हमजा वो कह रहा है देयर इज अ राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग को कुछ नहीं हुआ, तो हमजा ये जो मैक्सिमम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है इसको क्या होगा, इस पॉइंट को? सही, तो सेम रहेगा, ये तो सेम रहेगा क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो अब इस पॉइंट को क्या होगा? तो ये डिक्रीज हो जाएगा। बढ़ गई, इंक्रीज होगी, यहाँ पे आ जाएगा। सहन सब जो नया पीपीसी आएगा, इट विल बी अ पिवट समथिंग लाइक दिस। सेंस पिवटल शिफ्ट। अच्छा, मगर मैं आप सबको ये कहूँगा कि ये जो एग्जामिनेशन में जब आप लिखें तो फिर बहुत जज्बाती होकर ना लिखें। क्यों? स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ग्रोथ का पूछता है, वो पिवटल शिफ्ट भी लिख देते हैं और सब कुछ लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं, कभी जब क्वेश्चन आए तो यू शुड बी केयरफुल कि अच्छा पिवटल शिफ्ट आ रही है तो ठीक, अगर नहीं आ रही तो फिर तो आप जिस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ में पैरेलल शिफ्ट्स आपने बनाई हैं उसी तरह की बनाते हैं। खामखा ये चीज़ें ऐड करना ज़रूरी नहीं। डायग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं, अननेसेसरी डायग्राम्स बेकार होते हैं। अगर एक ऐसे में एक ही डायग्राम बनता है तो एक ही बनाए, खामखा चार बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एक ऐसे में चार बनते हैं, जो कि नहीं, मेरा ख्याल है बहुत ही रेयर कोई कभी हो तो हो, सेंस ही नहीं बनेगी। मगर चलो अगर चार बनते हैं तो जरूर बनाए, मगर अगर नहीं बनते तो ना बनाए। एक से काम चलता है तो एक ही बनाए। एग्जामिनर आपके डायग्राम से इंप्रेस नहीं होगा,
एग्जामिनर आपकी नॉलेज जो आपने एक्सप्रेस की है एसे में उससे इंप्रेस होगा और आपके जो डायग्राम्स है वो उस नॉलेज को सपोर्ट करेंगे। 8 मार्कर में तो डायग्राम की जरूरत ही नहीं है जब तक कि एग्जामिनर खुद ना कहे, जब खुद कहे थ्रू अ डायग्राम तो फिर बनाना जरूरी है। हाँ, 12 मार्कर में मैं आपको ये कहूंगा कि ऑलवेज ड्रॉ अ डायग्राम। सो पिवट इन पीपीसी। अब इस पिवट में मानूर जरा नोट करें, मानूर मैक्सिमम ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स में कोई चेंज नहीं आया, मैक्सिमम ऑफ एग्रीकल्चर शिफ्ट कर गए। अब मानूर जरा नोट करें, एग्रीकल्चर के बाकी तमाम पॉइंट्स पर, लेट्स से इस पॉइंट A1 पर पहले आप इंडस्ट्रियल गुड्स बना सकते थे M1, मगर अब आप मानूर विद न्यू पीपीसी सेम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रखें, अगर हम विद न्यू पीपीसी यू कैन नाउ प्रोड्यूस मोर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स M2। इसकी क्या वजह है? तो मानूर जरा नोट करें, इसकी वजह यह है कि आपकी एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो सेम एग्रीकल्चर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए यू नाउ नीड लेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले लेट्स से ऐसे समझाने के लिए, पहले लेट्स से आप 1000 वर्कर्स यूज कर रहे थे तो अब आपको सिर्फ 800 वर्कर्स चाहिए, तो 200 वर्कर्स रिलीज हो गए। वो जो वर्कर्स रिलीज हो गए वो कहाँ गए? दे मूव शिफ्टेड टू प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग। So hence, maximum of industry remained the same, maximum of agriculture shifted, but at all points agriculture की production पे at all points manufacturing की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर गई है, और उसकी रीजन ये ऐसे आ गई। एक दूर की लिंक और भी हो सकती है, बेसिक तो यही है जो हमने पढ़ लिया। एक दूर की लिंक और क्या हो सकती है? एग्रीकल्चर इज एन इनपुट टू मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, एग्रीकल्चर इज एन इनपुट टू मैन्युफैक्चरिंग। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मुमकिन है कि जो इनपुट है मैन्युफैक्चरिंग की उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए। अगर उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी भी राइज कर सकती है। अगर इनपुट मैन्युफैक्चरिंग की बेहतर हो जाए तो इट इज देन पॉसिबल कि इवन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो पॉइंट है ये बाहर को शिफ्ट कर सकता है, और आपका फिर नया पीपीसी इस तरह से शिफ्टेड आउटवर्ड भी आ सकता है। तो ये फिर एक दूर की पॉसिबिलिटी ये भी आ गई। सेंस आप देखें कुछ इस तरह के लिंकेजेस आ सकती हैं। अब सिमिलरली अब आप देखें कि वो आपको एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। मिसाल के तौर पर एक काफ़ी पुराना क्वेश्चन आया हुआ है कि लेट्स से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? लेट्स से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, और ये आपका ओरिजिनल पीपीसी है, तो नया पीपीसी ऐसा होगा। आपने तो एग्जाम में एक ही कलर यूज़ करना है, वो लेबल करके करेंगे पीपीसी 1 पीपीसी 2, और जिस तरह ये मैंने एरोज बनाए इस तरह एरोज बनाएंगे। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो एग्रीकल्चर का मैक्सिमम विल शिफ्ट आउटवर्ड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कम हुई है तो उसका मैक्सिमम विल शिफ्ट इनवर्ड, और आपका नया पीपीसी जो होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। Since anything is possible। एक काफ़ी पुराना क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें उसने कहा what will happen in the economy if there is depletion of resources and at the same time the economy is introducing new technology। तो जब दो चीज़ें दे देना एग्जाम में, आई विल सजेस्ट टेक वन एट ए टाइम। अगर आप दोनों का इकट्ठे चलाएंगे तो एक तो आपका ऐसे बनेगा भी नहीं बहुत अच्छा, और दूसरा उसमें खिचमिच में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो अब्दुल मुइज, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट विल बी द नेट इम्पैक्ट? उसमें पहले एक वक्त में एक को लें, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज से पीपीसी को क्या होगा? डिक्रीज करेगी, तो विल शिफ्ट इनवर्ड्स, डिक्रीज करेगी। और वो आप एक्सप्लेन तो फिर कर देंगे। देखिए, एक्सप्लेनेशन के बगैर कोई आंसर एक्सेप्टेबल और अच्छा नहीं होगा। हम मगर अभी हमने समरी ले लें, और नई टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन से क्या होगा? आउटवर्ड से आउटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। अब ओवरऑल क्या होगा? सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल आप कहेंगे इट डिपेंड्स कि इनमें से कौन सी फोर्स ग्रेटर है। अगर डिप्रीशन का इम्पैक्ट ग्रेटर है तो इनवर्ट चला जाएगा, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ग्रेटर है उसको आउटपेस कर रहा है तो बाहर को शिफ्ट करेगा, और अगर तकरीबन बैलेंस्ड है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सेंस में क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ, मतलब मीनिंग कि एनी 3 सिनेरियोज आर पॉसिबल। तो हेंस आप देखें कि अगर आप एक एक लेकर चले सिनेरियो को तो एक बेहतर आंसर आ सकता है कई दफ़ा।
नाउ व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? ये कॉन्सिक्वेंसेज हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के चैप्टर में भी पढ़ने हैं, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ बेसिक सी बात कर देते हैं। एक, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो यूल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड एंड सर्विसेज, तो उससे कंज्यूमर्स की चॉइस बेहतर बढ़ेगी और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे, आपको वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज मिल रहे होंगे। देन वो जो आपने सरप्लस प्रोड्यूस किया है, एक्स्ट्रा गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, यू कैन एक्सपोर्ट दोज गुड एंड सर्विसेज, जिससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगा, करंट अकाउंट, उससे करेंसी अप्रिशिएट भी कर सकती है। देन इफ यू प्रोड्यूस मोर गुड एंड सर्विसेज, इससे जॉब क्रिएशन भी होगी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जॉब क्रिएशन होगी कि नहीं? मानूर आपने बताना है। नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ज्यादा लोग आ गए, इमिग्रेशन, हम यहां पर थे, इमिग्रेशन हुई, ज्यादा लोग पाकिस्तान में आ गए, पीपीसी शिफ्टेड आउटवर्ड्स, व्हाट हैपेंड टू व्हाट हैपेंड टू द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? सर इंक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज? हम तो कह रहे हैं ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं, ज्यादा वर्कर आएंगे, ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा लोग काम करेंगे, जॉब्स भी बढ़ेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ क्यों सकती है? लेट्स से पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड थे, लेट्स से 1 करोड़ लोग, ठीक है, अफगानिस्तान से 5 लाख लोग पाकिस्तान में 1 महीने में एंटर हो गए, और नई जॉब्स जो क्रिएट हुई वो 5 लाख से कम है, नई जॉब्स जो क्रिएट हुई वो 5 लाख से कम है, तो अब इंपैक्ट क्या होगा? जी मानूर, अनएम्प्लॉयमेंट विल, 5 लाख नए वर्कर्स एंटर हुए और 2 लाख जॉब्स क्रिएट हुई, तो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या हुआ मानूर? डिक्रीज कर गई सर। इंक्रीज कर गई है, बाय हाउ मच? 300,000, इतने लोग नए आए और जॉब सिर्फ इतनी क्रिएट हुई। अगर मानूर 5 लाख नए आए और जॉब्स 6 लाख क्रिएट हुई, अब अनएम्प्लॉयमेंट को क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी, सही है, क्योंकि 1 लाख लोग आ गए हैं, 1 लाख नई जॉब्स क्रिएट एक्स्ट्रा हुई हैं, और अगर ये दोनों सेम होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट सेम रहेगी। तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ से अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, अगर जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं हुई जितनी पीपीसी में शिफ्ट आई है। एक और रीजन भी है, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। देन प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ इज, जब आप ज़्यादा गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो उससे आपकी रिसोर्सेज कम होती चली जाएंगी, जो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल मीनिंग कि ये रिडक्शन इन रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस में अवेलेबल नहीं होंगी। प्लस जब आप ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, ये कोल यूज़ करते हैं, लेट्स से टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, उससे हेल्थ और लाइफस्टाइल्स खराब हो सकते हैं। फिर ग्रोथ की एक रीज़न ये भी हो सकती है कि फर्म्स इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप फास्ट कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स लाएंगे, फास्टर मशीन्स होंगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स राइज करेंगी, पीपीसी बाहर शिफ्ट करेगा, अच्छी बात है, यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, एक्सपोर्ट भी हो जाएंगी। मगर कैपिटल इंटेंसिव का एक ड्रॉबैक क्या होगा? इट विल रिक्वायर लेस वर्कर्स। व्हेन इट रिक्वायर्स लेस वर्कर्स, उसका मतलब यह सम ऑफ योर वर्कर्स विल बिकम रिडंडेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होगी, आउटपुट बढ़ रही होगी, मगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रही होगी। इसको फिर जब हम अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर देखते हैं तो उस वक्त हम कहेंगे कि दिस इज अ सर्टेन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सिंस ग्रोथ may lead to technological unemployment. Then वर्ल्ड ओवर ये देखने में आया है, इंडिया आपके सामने है, पाकिस्तान भी किसी हद तक सामने है, कि नॉर्मली जब ग्रोथ होती है तो रिच टेंड टू गेन मोर देन द पुअर। सो हेंस देयर इज ग्रोथ के साथ शुरू में, एटलीस्ट ये इस टॉपिक को मजीद डिटेल हम A2 में देखेंगे, तो शुरू में A2 में क्या हम पढ़ेंगे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे कोई जीनी कोएफिशिएंट होगा जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर या डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करेगा, या इनकम पर हेड होगा। तो शुरू में जब पुअर कंट्रीज ग्रो करती हैं तो जीनी कोएफिशिएंट राइज करता है, इंडिकेटिंग दैट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज बिकमिंग मोर अनइक्वल। और फिर जितनी ज़्यादा डेवलप्ड होती जाती हैं तो ये जीनी फॉल करता जाता है, सजेस्टिंग कि फिर फर्दर
यहाँ तक इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई है, इनकम्स बिकम अनइक्वल। इसके बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उसमें जीनी फॉल करेगा तो इनकम्स विल बिकम रिलेटिवली मोर इक्वल। सो हेंस शुरू में एटलीस्ट जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो रिच टेंड टू गेट रिचर एंड पुअर टेंड टू बिकम रिलेटिवली पुअरर, तो जिससे एक अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है, जिससे सोशल अनरेस्ट बढ़ता है एटसेट्रा। ओवरऑल कंक्लूजन, जब आप रिसोर्सेज यूज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ सकती है। अगर आप कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाते हैं तो कंज्यूमर गुड्स कम बनाएंगे, कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाते हैं तो कैपिटल गुड्स कम बनाएंगे। ग्रोथ से पोल्यूशन और डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होती हैं, जिससे फ्यूचर जनरेशन में ग्रोथ कम हो सकती है। तो इकोनॉमी में हम चाहते हैं कि ग्रोथ हो मगर ऐसी हो जो कि सस्टेन की जा सके, ऐसी ना हो जो कि फ्यूचर जनरेशंस में फिर ग्रोथ फॉल हो जाए। Since you want policies that are more sustainable, सस्टेनेबल पॉलिसीज के लिए आप क्या कर सकते हैं? जरा आई वांट कि आप चारों जो ऑनलाइन बैठे हैं ये जरा थोड़ा सा फीडबैक दें, क्योंकि महर ने तो ओ लेवल्स में कुछ पढ़ा हुआ है। सस्टेनेबल ग्रोथ आप चाह रहे हैं, रिसोर्सेज कम यूज करें। सो एनर्जी के लिए बताएं कोई मीरब, कोई एनर्जी में आजकल हम पेट्रोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। व्हाट विल बी अ मोर सस्टेनेबल वे ऑफ यूजिंग एनर्जी? हाइड्रो पावर वाले जो होते हैं। सो हाइडल आप कह रही हैं मे बी इज मोर सस्टेनेबल, ऑल्दो कुछ जगहों पर क्वेश्चन आ गया, बट आई थिंक हाइडल इज सस्टेनेबल। सोलर इज वेरी सस्टेनेबल। कुछ लोग न्यूक्लियर भी कह रहे हैं, मगर न्यूक्लियर वेस्ट को तो कहीं ना कहीं फिर आपको डंप करना पड़ेगा ना, तो दैट मे नॉट बी वेरी सस्टेनेबल। अभी एक और काम शुरू हुआ है, ये फिजिक्स वाले बता सकते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। आई फॉरगेट कौन से वाला है। तो लेट्स अज्यूम न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, ये अभी जो हमारा करंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जिससे एटम बॉम्ब भी बनता है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आई थिंक दिस इज फ्यूजन। और जो सूरज में हो रहा है दैट इज आई थिंक फिजन। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि और वो फ्यूजन से एनर्जी अगर प्रोड्यूस हो जाए तो दैट विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी कैन गेट। सब वो कोशिश कर रहे हैं कि फिजन प्रोसेस पे कंट्रोल लाया जा सके, जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। तो दैट माइट बी इवन मोर सस्टेनेबल। इसका मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा, आप में से अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है तो बता सकेगा कि ये कौन सा है, मैं भी चेक करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, उसके अलावा यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हमजा, वी यूज़ अ लॉट ऑफ प्लास्टिक रिसोर्सेज। So we use a lot of plastic resources. प्लास्टिक में प्रॉब्लम क्या है हमजा? Why is it not sustainable? Manur, why is plastic not sustainable? क्योंकि इससे बायोडिग्रेडेबल नहीं है। So this is non-biodegradable. This is non-biodegradable. तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता क्या करना पड़ेगा? आपको प्लास्टिक को रिप्लेस करना पड़ेगा। अपनी पैकेजिंग के अंदर आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे, रिन्यूएबल भी और रिन्यूड भी, जिनको कि आपने रिन्यू किया भी है। सहन साहब देखें कि आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी, बेहतर प्रोडक्टिविटी चाहिए होगी, ताकि वर्कर्स वेस्टेज कम करें, ताकि मटेरियल्स कम यूज हों। Since we need growth, but we need sustainable growth. Then government need to use policies that promote equitable distribution. क्योंकि growth का हमने एक प्रॉब्लम क्या देखा? There can be unequitable distribution. हमजा, equitable distribution exactly क्या होती है हम बाद में देखेंगे। Equity deals with fairness, not equal. It is fair and it is not equal. क्योंकि हमने बहुत डिस्कशन की और हमने यही डिस्कशन का रिजल्ट में हमने निकाला है कि equal distribution of income and wealth is generally not considered good. मोइज और मीरब, आपने डिस्कशन जरा लेट ज्वाइन की, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी क्यों नहीं है? सर जो लोग ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे उनको फेयर
जो उनकी अमाउंट है वो नहीं मिल रही होगी। एग्जैक्टली इक्वल का मतलब ये है कि आपके अगर 8 एज हैं या ए स्टार हैं तो आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी जितने किसी के 8 ड्यूज हैं। अच्छा 8 ड्यूज वाला हो सकता है बहुत अच्छा हो, इंटेलिजेंट हो, अदरवाइज तो हो सकता है बड़े इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालें। सेंस आप देखें कि आपकी एफर्ट के मुताबिक आपको नहीं मिलेगी, दैट विल बी अ डिसइंसेंटिव टू वर्क, अ डिसइंसेंटिव टू इन्वेस्ट। जबकि फेयर का मतलब यह है कि अब फेयर को डिफाइन तो नहीं कर सकते, एनीथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी फेयर वुड बी इक्विटेबल। अच्छा, व्हाट कैन गवर्नमेंट डू टू प्रमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? एक दो चीजें जरा सोच कर मीरा बताएं। मानूर ने तो एक आधा में पहले बताया हुआ, एक यहाँ लिखा भी हुआ है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज दैट रिच के ऊपर टैक्स रेट ज्यादा होना चाहिए और पुअर के ऊपर जो टैक्स रेट है वो कम होना चाहिए। इसके अलावा इक्विटी क्रिएट करने के लिए मीरा कुछ और सोच सकती हैं क्या गवर्नमेंट कर सकती है? फेयरनेस। मीरा फेयरनेस अनफेयरनेस कहां से आ रही है? हम देखते हैं अमीर अमीर होता चला जाता है, तो ये अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन की रीजन में से एक बड़ी रीजन एक दो क्या होंगी? एक रीजन अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन की यह है कि रिच कैन अफोर्ड बेटर एजुकेशन देन पुअर। पुअर अपने बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज सकता। तो वन वे ऑफ क्रिएटिंग मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी दैट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड एजुकेशन टू द पुअर। चलो उनको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितने आप लोग पढ़ लेंगे, वो लम्स में या हार्वर्ड में नहीं जा सकेंगे, मगर बाउदीन जकरिया में चले जाएंगे, तो समथिंग बेटर देन नथिंग। और निश्तर और किंग एडवर्ड तो वैसे भी टॉप में है मेडिकल में। हेल्थ सर्विसेज, अमीर बीमार होगा तो आसानी से हेल्थ अफोर्ड कर लेगा, गरीब बीमार होगा हेल्थ सर्विसेज नहीं ले सकेगा। अगर लेट्स से हार्ट डिजीज है तो वो काम ही नहीं कर सकेगा उसके बाद। अगर बीमार हो गया उसको छुट्टी करनी पड़ेगी जिसकी वजह से उसकी अर्निंग्स कम हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड हेल्थ केयर। और भी फिर चैप्टर 13 में हम मजीद डिस्कशन भी इसके ऊपर कर लेंगे। नाउ अ चॉइस फॉर द इकोनॉमी इज वेदर टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। इसके डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, तो मैं इसको बस समराइज कर देता हूँ। अगर आपने डिसाइड किया है टू प्रोड्यूस मोर कैपिटल गुड्स तो देयर विल बी अ फॉल इन कंज्यूमर गुड्स, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, जब कंज्यूमर गुड्स फॉल करेंगे इससे आपके शॉर्ट रन के लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉल कर जाएंगे क्योंकि यू विल बी एबल टू कंज्यूम लेस गुड्स एंड सर्विसेज। मगर कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने का फायदा ये होगा दैट इवेंचुअली योर पीपीसी विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। व्हेन योर पीपीसी शिफ्ट आउटवर्ड, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा दैट यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स इन द लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग रन में आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हो जाएंगे। तो दिस अ ट्रेड ऑफ बिटवीन शॉर्ट रन लिविंग स्टैंडर्ड एंड लॉन्ग रन लिविंग स्टैंडर्ड। सिमिलरली अगर आप कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाते हैं तो यू विल बी प्रोड्यूसिंग लेस कैपिटल गुड्स। फिर कैपिटल गुड्स के हवाले से हमने एक चीज़ ये देखी थी कि कैपिटल गुड्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक को हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। हमजा, व्हाट वाज नेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? को पहले बता सकते हैं व्हाट वाज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? नहीं याद? मानूर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं याद? बाकी आप दोनों तो पहले पढ़ा नहीं। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विल बी investment that took place in a year। और नेट इन्वेस्टमेंट मानूर याद है? नहीं याद? ये क्या हो रहा है यार? गमजा, आपको नेट इन्वेस्टमेंट याद है? नहीं याद किसी को भी? नॉट अ गुड आइडिया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन। पर मिनट जो होती है सर, जो क्या होती है दोबारा बताएं? पर मिनट जो होती है। नहीं, पर यूनिट तो नहीं यार। तो दिस इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल कंजम्पशन। मीरा और अब्दुल मुईज आपके लिए दोबारा रिपीट करता हूँ। लेट्स से किसी इकोनॉमी में साल के शुरू में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है दैट इज कैपिटल गुड्स में, दैट इज $10 बिलियन। साल भर में एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है वर्थ लेट्स से $2 बिलियन। तो ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है दिस इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। मगर जो आपकी पिछली इन्वेस्टमेंट्स थी आपने उन कैपिटल गुड्स को यूज किया होगा। जब यूज किया होगा तो उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी वो कम हुई होगी।
इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन या कैपिटल कंजम्पशन। सो लेट्स से उस 10 बिलियन में से 0.5 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ मशीनरी उसकी वैल्यू कम हो गई, यानी कि उसकी यूजेबिलिटी कम हो गई। तो मीरब साल के एंड के ऊपर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट रह गई वो कितनी रह गई? यू एडेड 2 बिलियन मगर कुछ डिप्रिसिएशन हो गई, तो मीरब साल के एंड पर आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई? सर वो माइनस कर देंगे। It will be Gross 10 investment. plus 2, 12, minus 0.5 will be 11.5. तो फिर मीरब साल भर में what was the change in investment? सर 11.5। 11.5 तो एंड हो रहा है ना, और शुरू में 10 था, तो चेंज कितना आया? 0.5। 1.5। ये जो चेंज आया है, दिस इज नेट इन्वेस्टमेंट, and this net investment was equal to the gross investment 2 minus depreciation 0.5. So hence 1.5. So hence net investment is gross investment minus capital consumption. अब जरा एक लिंक देखिएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, कैपिटल कंजम्पशन या डेप्रिसिएशन, दोनों टर्म्स इनमें हो, नेट इन्वेस्टमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन पीपीसी। जो एग्जांपल हमने नीचे देखी, इफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कैपिटल कंजम्पशन तो नेट इन्वेस्टमेंट विल बी पॉजिटिव, यानी आपका कैपिटल स्टॉक बड़ा है, पीपीसी विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विल बी लेस देन कैपिटल कंजम्पशन तो आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट होगी दैट विल बी नेगेटिव। दैट मीन्स आपका पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट किया है। और अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और कैपिटल कंजम्पशन सेम होंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट विल बी जीरो। इसका मतलब पीपीसी विल स्टे द सेम। तो इसका मतलब टू मेंटेन पीपीसी आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट साल में कैपिटल कंजम्पशन या डेप्रिसिएशन के इक्वल करनी होगी। सेंस दिस इज द इम्पैक्ट। अब वो मानो जो मैं आपसे पूछा था जी, कैपिटल गुड्स कब राइज करता है व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव नेट इन्वेस्टमेंट, कब फॉल करता है क्वांटिटी व्हेन देयर इज अ नेगेटिव नेट इन्वेस्टमेंट। अब ये इस तरह के एमसीक्यूज कई दफा उसने टेस्ट किया हुआ है। अच्छा, कई दफा वो लेबल को एक्स और वाई के चेंज कर देता है, उसको भी यू शुड बी बिवेयर ऑफ दैट। सो कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, सो ये वो कहता है दिस इज द पीपीसी एंड लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ओ ए, दिस इज कैपिटल कंजम्पशन या डेप्रिसिएशन। अब वो कहता है कि विच ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी, विच ऑफ द पॉइंट is both possible and will lead to an outward shift in PPC? जी आंसर करें सारे। मीरब, मानूर, अब्दुल मुईज एंड हमजा। Which of the 3 points A, B, C, D are possible and will lead to an outward shift in PPC? तो आप चारों ने आंसर करने से इनकार कर दिया, आपने कहा समझ नहीं आया। ये देखें हमजा, आपने कहा क्वेश्चन नहीं समझ आया। पहली चीज ये कैपिटल गुड्स दिए हुए, सही है। ओ ए उसने कहा है कैपिटल कंजम्पशन है। पहली चीज वो कह रहा है द पॉइंट शुड बी पॉसिबल, इसका मतलब डी तो निकल गया। डी इज आउटसाइड पीपीसी इज नॉट अटेनेबल, नॉट पॉसिबल विद गिवन रिसोर्सेज। अब वो कह रहा है व्हाट वुड लीड टू एन आउटवर्ड शिफ्ट। तो अब पीपीसी के डिस्कशन से हमें पता है कि आउटपुट शिफ्ट आएगा जब नेट इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैपिटल कंजम्पशन से ज़्यादा है। तो इसका मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो ओ ए से ज़्यादा हो। तो अब देखिए सी में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो ओ ए से ज़्यादा है, हेंस सी शुड बी द आंसर। ए के केस में जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ओ ए से कम है, तो ए के केस में देयर विल बी एन इनवर्ड शिफ्ट। बी में जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ओ ए के इक्वल हैं, सेंस पीपीसी विल स्टे द सेम। सी में जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं
वो OA से ज़्यादा हैं, हेंस इट वुड लीड टू एन आउटवर्ड शिफ्ट। जी ठीक होगी बात या समझाऊं दोबारा? सर डी नहीं इंक्रीज हो रहा सर। डी इंक्रीज हो रहा है मगर डी पॉसिबल ही नहीं है, पीबीसी के बाहर है। हमजा एक चीज और नोट कर लें, जो पॉइंट्स पीपीसी के अंदर हैं ये अटेनेबल हैं मगर अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पॉइंट्स पीपीसी के ऊपर हैं ये अटेनेबल हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट है, और जो पॉइंट्स पीपीसी के बाहर हैं ये तो आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते विद गिवन रिसोर्सेज। हाँ रिसोर्सेज बढ़ जाएं, पीपीसी शिफ्ट कर जाए, फिर वो और कहानी है। तो हमजा डी बात आपकी ठीक है कि वहां भी कैपिटल गुड ज़्यादा बन रहे हैं, अगर बन सकें तो डी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है हमजा? यस सर। Now what are choices for low income countries? लो इनकम की डेफिनेशन हमने लास्ट चैप्टर में देखी थी। वो कंट्रीज जहां जीएनआई पर कैपिटा जो था वो $1025 या उससे कम था। अब लो इनकम कंट्रीज हैव लेस रिसोर्सेज। व्हेन दे हैव लेस रिसोर्सेज तो व्हाट्स द प्रॉब्लम दैट दे हैव? तो ये ले लेते हैं कैपिटल गुड्स और ऊपर ले लेते हैं कंज्यूमर गुड्स, और ये आपका आ जाता है पीपीसी। सो OA इज योर कैपिटल कंजम्पशन। अब मसला इन इकोनॉमीज का ये है कि इनके पास रिसोर्सेज इतने कम हैं कि अगर वो सारे रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड्स पर लगा दें, इस पॉइंट पर ऑपरेट करें ऑल ऑन कंज्यूमर गुड्स, तब भी वो लाइफ को बड़ी मुश्किल सस्टेन कर सकेंगे। तो दैट इज देयर सबसिस्टेंस लेवल ऑफ स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमर गुड्स। तो अगर वो सारी अमाउंट कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंड कर दें तब जाकर वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं सेटिस्फाई करेंगे, बट देन प्रॉब्लम विल बी दैट दे विल नॉट बी स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। तो उनकी जो कैपिटल गुड्स की स्पेंडिंग होगी वो कैपिटल कंजम्पशन से या डेप्रिसिएशन से कम होगी। तो इवेंचुअली क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता पीपीसी विल स्टार्ट शिफ्टिंग इनवर्ड्स। तो लॉन्ग टर्म में अगेन उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो कम से कम इतना प्रोड्यूस करें कैपिटल गुड्स, इस पॉइंट पर काम करें, तो दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस गुड्स इक्वल टू कैपिटल कंजम्पशन। सो अगर उनकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैपिटल कंजम्पशन के इक्वल हो तो कम से कम पीपीसी मेंटेन रहेगा। तो देन प्रॉब्लम क्या होगा, जब वो कैपिटल गुड प्रोड्यूस करेंगे दे विल प्रोड्यूस लेस कंज्यूमर गुड्स और वो हार्डली अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहे थे। तो दैट मे लीड टू एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड डेथ्स इन द इकोनॉमी। मैल न्यूट्रिशन कैन टेक प्लेस क्योंकि उनके पास बेसिक नीड सेटिस्फाई करने के रिसोर्सेज नहीं होंगे। सेंस दिस इज अ प्रॉब्लम विद लो इनकम कंट्रीज, वेरी पुअर कंट्रीज, सोमालिया लेट्स से, कि क्या करें, सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कुछ कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करें। अब उनके पास ऑप्शंस क्या होंगे, इन ऑप्शंस को हम मज़ीद डिटेल में A2 में देखते हैं। वैसे यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं उनके पास ऑप्शंस क्या होंगे। एक ऑप्शन ये है that they can take foreign direct investment। सो वो मल्टीनेशनल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब मल्टीनेशनल्स अट्रैक्ट होकर आएंगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगी, वो अपने साथ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी लेकर आएंगी, और सबसे बड़ी चीज़ वो अपने साथ इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगी, जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और आपकी नेट इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होगी, जिससे जॉब्स भी क्रिएट होंगे, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेंगे। Although multinationals have their drawbacks, वो drawbacks ये हैं that they may exploit your resources, जिससे depletion of resources हो सकती हैं। वो wages कम देंगे compared to what they are paying in their countries, और फिर जब वो resources deplete हो जाती हैं then they shift their investment to other countries, and similarly उनके जो profits हैं they take them out of their country. So hence FDI। दूसरी पॉसिबिलिटी है आप एड या डेट ले सकते हैं। एड जब आप लेते हैं, एक तो एड आसानी से मिलती नहीं है, दूसरा नॉर्मली जब एड मिलती है तो उसके साथ कोई ना कोई कंडीशन टाइड होती है, तो आपको फॉरेन कंट्रीज की उस कंडीशन को भी कई दफ़ा मीट करना पड़ता है। दैट मे नॉट बी ग्रेट फॉर योर इकोनॉमी। फिर आप जो है वो IMF या वर्ल्ड बैंक से डेट ले सकते हैं, या कोई और फॉरेन कंट्री या फॉरेन एजेंसी से आप डेट ले सकते हैं।
अब अगेन ये डेट जो आता है इसके साथ IMF की कंडीशंस आती हैं, जिस तरह पाकिस्तान का केस आप देख रहे हैं, कंडीशंस आ जाती हैं, वो कंडीशंस बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, टैक्स बढ़ा दो, डिप्रिसिएशन कर दो, अपना GST बढ़ा दो, सेल्स टैक्स, आप अपनी क्या करें कि करेंसी को डिप्रिशिएट कर दें जिससे इन्फ्लेशन हो जाता है। फ्रेंड्स बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है और आपको उन कंडीशंस को मीट करना होता है, वरना वो डेट नहीं देते, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वो दोज कंडीशंस में नॉट बी सो सूटेबल फॉर योर इकोनॉमी। बट देन जब आप डेट लेने जा रहे हैं तो उनको अपनी बहरहाल कंडीशंस वो देते हैं, इट्स योर चॉइस, आप डेट ना लें या लें, इट्स योर चॉइस। फिर सेकेंडली, अगर डेट आपने प्रॉपरली यूज नहीं किया, डेट हैज़ टू बी रीपेड और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी होगा, तो अगर आपने उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में नहीं लेकर आए, तो आपका जो फ्यूचर का बर्डन होगा वो भी बढ़ जाएगा। सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम जो कि लो इनकम कंट्रीज को फेस करना पड़ जाता है। सेंस ये कुछ चॉइसेस हो गई फॉर लो इनकम कंट्रीज, और उससे एसोसिएटेड उनके पास क्या ऑप्शंस हैं उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की। सो एक पास्ट पेपर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ये स्पेसिमेन पेपर में से है 23 के, और देखते हैं कि एक 8 मार्कर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ज़हन में रखिएगा 8 मार्कर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की वो ऐसे है कि 3 मार्क्स जो हैं वो फॉर नॉलेज है, 3 मार्क्स जो हैं वो एनालिसिस के हैं, और 2 मार्क्स जो हैं वो इवैल्यूएशन के हैं। तो इस ब्रेकअप को आपने जहन में रखना है। कहाँ से इवैल्यूएशन आएगी ये एक अलग कहानी है, वो हम देख लेते हैं। सो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इकोनॉमी कंटेन्स जस्ट 2 सेक्टर्स, एग्रीकल्चरल and industrial. With the help of a diagram, explain how PPC can be used to show the concept of opportunity cost, whether opportunity cost is likely to remain constant if resources are reallocated from agriculture to industrial sector. जी कोई वॉलंटियर आप में से कोई एक वॉलंटियर तो होना चाहिए। Who is the volunteer? मानूर आप वॉलंटियर हैं, ठीक है। पोस्ट वॉलंटियर मारून, माइक अपना ऑन करेंगे। जी सर। मारून एक, अब हमें एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, ठीक है, हमें पता नहीं एग्जैक्टली कैसे करेगा, मगर आपने कुछ चीज़ों को जहन में रखते हुए चलना है। एक, यू विल डिफाइन ऑल की टर्म्स। सो डिफाइन की टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स इसमें की हैं? सर सबसे पहले तो पीपीसी का बताएंगे। सो एक पीपीसी की डेफिनेशन कहीं ना कहीं आएगी, और दूसरी की डेफिनेशन कौन सी है इसमें? की टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दीज 2 टर्म्स हैव टू बी डिफाइंड, और फिर कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लेन भी करना है, जरूरी नहीं शुरू में तो नहीं। अब उसने कहा है यूजिंग अ पीपीसी, तो आपने पीपीसी का डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम भी नॉलेज में आएगा जी। डायग्राम के लेबल्स क्या होंगे? जी मानो। एग्रीकल्चर सेक्टर और एक इंडस्ट्रियल। एक एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि इस दफ़ा उसने वहाँ, आप पूरा लिखेंगे, मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि उसने वो यहाँ पर लिख दिया है। अगर आपने कोई और लेबल किया तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। किस किस्म का पीपीसी होता है नॉर्मली? मानूर क्या बनाएंगे, कॉनकेव और स्ट्रेट? सर कॉनकेव। कॉनकेव पीपीसी आ गया, ठीक है, ये आपने लेबल कर दिया पीपीसी। अच्छा, अब आपने, तो ये आपका डायग्राम भी हो गया बेसिक। शो द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी ऑन दिस डायग्राम। हाउ वुड यू शो इट ऑन द डायग्राम? तो मानूर उसका तरीका ये है, आप कोई 2 पॉइंट्स ले लेंगे x एंड y, एंड यू विल से कि इफ वी मूव फ्रॉम x टू y, तो देखें क्या होगा। x पे आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी I1 और आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट थी A1। एज यू मूव टू y, आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट हो गई I2 और आपकी जो एग्रीकल्चर आउटपुट हो गई वो हो गई A2। सो टू प्रोड्यूस I1 टू I2 यू हैव लॉस्ट A1 टू A2। तो ये जो A1 टू A2 आपका एग्रीकल्चर में लॉस आया है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये सारे नोट कर लें,
डायग्राम बनाना काफ़ी नहीं है, आपने उस डायग्राम को, ये जो कुछ मैंने बोला है ये आपको लिखना होगा हिंदी से। अगर आप लिखते नहीं हैं तो मार्क्स नहीं आएंगे। सेंस शो द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक तो ऐसे हो गया मानूर। अब वो कह रहे हैं कंसिडर वेदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लाइकली टू रिमेन कांस्टेंट एज रिसोर्सेज आर रीएलोकेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल। जी बताइएगा, इज इट लाइकली टू रिमेन कांस्टेंट? नहीं सर। तो फिर क्या होगी? सर एग्रीकल्चर कम हो जाएगा और इंडस्ट्रियल में इंक्रीज आएगा। नहीं, वो ये तो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि जो एज यू मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल पीपीसी के ऊपर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, इज इट लाइकली टू बी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नॉट? आपने कहा कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, तो फिर क्या होगी? सर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके ख्याल से होगी। अब आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों। तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होगी? बिकॉज ऑफ, कल पढ़ा जी मीरब, मानूर दोबारा आपके पास, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होती है? तो देखें, इकोनॉमिक्स मुश्किल नहीं है, यकीन करें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर एक जिन खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा जिन होगा, फिर वो जिन आखिर में बहुत तंग करेगा। हमजा, जो क्लास में पढ़ा वो रिवाइज नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इमोबाइल। अब आप उसको एक्सप्लेन करेंगी कि सम आर मोर सूटेड टू एग्रीकल्चर, some are more suited to industrial products। तो अगर सारे के सारे एग्रीकल्चर पे यूज हो रहे हैं, अब जैसे जैसे आप एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले आप वो रिसोर्सेज शिफ्ट करेंगे विच आर लेस सूटेड टू एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का लॉस कम आएगा। फिर जैसे जैसे आप शिफ्ट मूव करेंगे तो यू विल बी शिफ्टिंग दोज रिसोर्सेज विच आर मोर सूटेड टू एग्रीकल्चर। जब वो रिसोर्सेज शिफ्ट होंगी तो एग्रीकल्चर का लॉस ज्यादा आएगा। सो हेंस जैसे जैसे आप रिसोर्सेज शिफ्ट करते जाएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो नॉलेज के 3, एनालिसिस के 3, इवैल्यूएशन के 2। अब उसने कैसे किया? अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपीसी ऑन एन डायग्राम, करेक्ट लेबल्स, डिफाइंस और डेमोन्स्ट्रेट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी टू शो मूवमेंट अलोंग द कर्व as resources are shifted between the two products, opportunity cost, और जो sacrifice है वो आपने बता दी। there will be to those resources least suited to agriculture will be redeployed first, low opportunity cost, और जैसे जैसे further deploy करेंगे तो opportunity cost will keep on increasing। ये इसमें concept आ गया। ये हमारा यहाँ पर डिस्कशन ख़त्म हो गई ऑन पीपीसी। ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट टाइम जब मिलते हैं तो अगला चैप्टर जो है इकोनॉमिक सिस्टम्स, उनकी डिस्कशन करेंगे।